नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। इससे पहले के वीडियो में अपन ने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, और वो अपन ने ज्ञात भी करा। अब चाहे तो इससे पहले का वीडियो देखकर वो सीख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, और दूसरा ये विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान किंतु विपरीत आवेश, ये कोई यहाँ कोई एक Q आवेश है, यहाँ कोई प्लस Q आवेश है, यहाँ माइनस Q आवेश है, ये 2a दूरी पर स्थित है, तो ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। समान किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो द्विध्रुव कहलाता है, और ये इसका केंद्र बिंदु है O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, आधी दूरी, और ये बाकी जो बची वो आधी दूरी, ये भी a है। इसके निरक्ष पर, अक्ष मतलब यहाँ कोई बिंदु है, निरक्ष मतलब यहाँ कोई बिंदु है। अपन मान लेते हैं यहाँ कोई एक P बिंदु है, इस P बिंदु पर अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इससे मिला देते हैं, और जो कि मूल बिंदु से, जैसा कि पहले किया था, वो भी अपने पास r दूरी पर बिंदु था, और ये भी मान लेते हैं कि ये बिंदु भी मूल बिंदु से r दूरी पर है। ये P बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ से माइनस Q से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखना है। एक बात इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा? किधर होती है? हमेशा प्लस Q से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा बिंदु की तरफ होती है, और बिंदु से हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q की तरफ होती है। तो इधर बिंदु से माइनस Q की तरफ मान लेते हैं ये E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और सेम ऐसा कैसा, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में मान लेते हैं E2। अब यदि अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखना हो तो माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख लेते हैं E1। E1 इजिकल टू क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब आवेश से बिंदु की दूरी। आवेश से बिंदु की दूरी नहीं है अपने पास, आवेश से, क्योंकि अपने पास ये दूरी दे रखी है और ये दूरी दे रखी है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? a का स्क्वायर, आधार क्या है? a का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? r का स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पे यदि ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर उसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये रूट के ऊपर ऐसा कैसा सेम एज इट इज यहाँ पे भी आएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वैल्यू लिख देंगे। अब KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, तो R की वैल्यू क्या है अपने पास? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा तो वापस रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आ गया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर है? ये इसकी दिशा भी लिख देते हैं, P से ये कैपिटल A बिंदु, ये B बिंदु, तो P से A की दिशा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे लिखा जाता है। दो नियम है, इंपॉर्टेंट है। हमेशा धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु की तरफ होती है, और बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस Q की तरफ होती है। तो ये लिख दिया P से A की तरफ। सेम इसी प्रकार प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से एज इट इज E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी यही है, तो अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिशा किधर होगी? इधर। इधर दिशा किधर होगी? यहाँ से यहाँ तक की दिशा BP दिशा, ये BP दिशा। आसानी से इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब ध्यान से देखने पर
E1 और E2 क्या है? अब यहाँ ध्यान से देखते हैं तो E1 और E2 क्या है? दोनों एक से तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो दोनों देखिए ये इस दिशा में, इस दिशा में, तो नेट कैसे निकाला जाए? नेट अपने को समझ में नहीं आता, इसलिए अपन इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। ये मतलब सदिश रूप में एक से निरूपित करते हैं, टुकड़े करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। तो यहाँ माना कि ये थीटा एंगल है, तो इसका ये x घटक क्या होगा? बाकी सारे के सारे क्लासेस में आपको ऐसे ही बताएंगे डायरेक्ट। E2 का x घटक डायरेक्ट cos थीटा आता है। cos थीटा कैसे आता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि यहाँ पे ये एक लंब डाल दिया जाए तो ये थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। अपने को k दे रखा है E2 और ये ज्ञात करना है। इसका और इसका रिलेशन लाल बटेवा कक्का से यहाँ लिख देता हूँ। लाल बटेवा कक्का से किसका रिलेशन चाहिए अपने को? कर्ण और आधार का। आधार और कर्ण का रिलेशन क्या होता है? साइन कोस थीटा। पहले साइन फिर कोस फिर टेन, तो कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास? a अपॉन k इक्वल टू कोस थीटा। अपने को a ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है यहाँ पर। तो अपने पास a इक्वल टू k कोस थीटा और k की वैल्यू क्या है अपने पास? k की वैल्यू E2 कोस थीटा। तो ऐसा अपन ये लिख सकते हैं E2 कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये E2 कोस थीटा। ये क्या है? E2 वेक्टर का सदिश है x घटक का। सेम ऐसा कैसा इसका, यदि साइन का यहाँ x इसके y दिशा के लिए करेंगे तो ऐसा कैसा आएगा? E2 sin थीटा। अगर आप ऐसे ज्ञात करना चाहें तो सेम ऐसे कैसे ज्ञात भी कर सकते हैं। यहाँ से ये लिखा, ये z बन रहा है, ये थीटा, ये भी थीटा, मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इसका रिलेशन sin थीटा आएगा और E2 sin थीटा ये आ गया। सेम जैसे E2 का फैक्टर क्या है वैसा वैसा E1 का करेंगे तो ये E1 cos थीटा और इधर ये E1 sin थीटा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखने पर अपने को क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि E2 और E1 है तो समान है, लेकिन इस डायग्राम में इस y दिशा में यहाँ से ऊपर वाली संख्या प्लस होती है और यहाँ से इसकी संख्या माइनस होती है ग्राफ के अंदर। तो y दिशा में अगर देखा जाए तो घटक समान और विपरीत होने से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जबकि x दिशा में घटक एक ही दिशा में होने के कारण घटक जुड़ जाएंगे और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी केवल x दिशा में ही होगी। अब ये का यही आप लिख देना, ये लिखने का 1 नंबर है। क्वेश्चन पूरा का पूरा 3-3.5 नंबर का आएगा, जिसमें से 1 नंबर ये लिखने का आएगा कि y दिशा में घटक समान किंतु विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और x दिशा में घटक एक ही दिशा में होने के कारण घटक जुड़ जाएंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा केवल x दिशा में ही होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल x दिशा में कितनी हो रही है? E इक्वल टू E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। और चूंकि अपन ने क्या समीकरण 1 और 2 से क्या लिख रखा है? E1 इक्वल टू क्या है? E2। किससे लिखा है? समीकरण 1 व 2 से E1 इक्वल टू E2 लिखा है। तो ये E इक्वल टू E2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2E1 cos थीटा। और E इक्वल टू 2E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू यहाँ से लिख दें KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ इस फॉर्मूले में देखना है अपने को cos थीटा की वैल्यू क्या होती है इस ट्रायंगल में। भले ही इस त्रिभुज को देखो, भले इस त्रिभुज को देखो, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर? आधार A। कर्ण क्या है? ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। कर्ण कितना है? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ रूट ले रखा है तो रूट नहीं लगा के मैं इसकी पावर 1/2 लिख रहा हूँ। बात एक ही है, बात एक ही है। ये लो वैल्यू पुट कर देता हूँ। E इक्वल टू 2 KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखने पर अपने को क्या पता चल रहा है? ये अगर मैं इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं तो इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी पावर 1/2 है। अपन ने एक नियम पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर, जब आधार समान होते हैं तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करने पर E इक्वल टू 2 KQA अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर ये 1 प्लस इसकी पावर कितनी है? 1/2 ये आ गया अपने पास।
इसको अब सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आता है, a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, QA इंटू 2, अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। इस QA2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको मैं P लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या बचा हुआ, K P और आया क्या अपने पास, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 1/2, नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेने पर 2 एलसीएम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 1 इसका कितना आता है, 3/2। ये लिखा है इसकी पावर 3/2। यही अपना आंसर है, यही अपना। इसको अगर कोई आगे सोल्व करना चाहे तो बिल्कुल सोल्व कर सकता है। कैसे सोल्व कर सकता है, यहाँ पे सोल्व करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ द्विध्रुव की ये दूरी है, यदि ये दूरी इससे बहुत ज्यादा कम है, ये P बिंदु यदि इसके निरक्ष पर बहुत दूर लिया गया है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो r है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, किससे, 2a से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इस कंडीशन में अपन a को नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नगण्य, जीरो मान सकते हैं। अगर ये जीरो, यहाँ पे यदि वैल्यू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे यदि वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू KP अपॉन, यहाँ पे आ गया केवल आर स्क्वायर, a 0, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो अपने पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप पहले यहां से ये डायग्राम बनाइए, फिर वो जो लिखवाया वो लिखिए, फिर यहां से, फिर यहाँ सोल्व करते हुए, फिर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ E निरक्ष, निरक्ष पर ज्ञात कर रहे थे तो ये निरक्ष लिख देते हैं। इसी तो अपने पास क्या आंसर आ रहा है, KP अपॉन R3, KP अपॉन R3, ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर। ये इतना अगर आप पूरा करते हो तो आपको पूरे में से पूरे 3 साढ़े 3 नंबर मिलेंगे। और इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है, एक तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना और एक निरक्ष पर। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने अक्ष के बारे में पढ़ा, अभी अपन निरक्ष के बारे में ये पढ़ लिया है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे ही सरल भाषा में पढ़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ बने रहिए। अगर सारे के सारे वीडियो आप अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित है आपके फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। थैंक यू।